दिल्ली के बुरारी संत नगर गली नंबर 4 और मकान नंबर 530 में रह रहे चंदावत फैमिली की एक दिन खबर आती है 1 जुलाई 2018 को कि वहां पे 11 मेंबर की मौत हो जाती है। वहीं पुलिस की जांच से ये पता चलता है कि जो 11 मेंबर थे उसमें से 10 की जो बॉडी पाई गई फांसी से लटकी हुई पाई गई और उसमें से जो 11वां मेंबर था वो एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी डेड बॉडी जमीन में पाई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ साफ क्लियर हो गया था जो 11 लोगों की मौत हुई वो फांसी लगाकर ही हुई, क्योंकि उनके बॉडी पे कोई भी चोट के निशान नहीं थे। कुछ लोगों की गर्दन टूट गई और साथ ही साथ ये देखा गया कि उन लोगों ने आंखों में अपनी पट्टी लगा रखी थी और अपने हाथ भी बांध रखे थे। जहां इस केस में पुलिस का कहना है कि एक श्रेड डेल्यूजन और साइकोसिस का केस है, जहां नेटफ्लिक्स में एक मूवी भी बन रखी है, टोक्यो सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर में 11 सदस्यों ने फांसी पे लटक कर अपनी जान दे दी और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? कैसे एक साथ एक ही समय में 11 मेंबर को फांसी दी गई, समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और मैं भारत के प्यार से शहर दिल्ली में रहता हूँ। तो अब समझते हैं इस केस स्टडी को। इस केस स्टडी को ऐसे समझेंगे जैसे कि ये स्टोरी है। जैसे हर स्टोरी में एक टाइमलाइन होता है, उसी तरीके से इस केस स्टडी में भी एक टाइमलाइन है कि कौन सी चीज कहां से स्टार्ट होती है। उसी तरह जैसे हर स्टोरी में कैरेक्टर होता है, इस केस स्टडी में भी एक कैरेक्टर है जो कैरेक्टर अपने काम को अंजाम देते हैं। ये कहानी है चंदावत परिवार की, जिसके आसपास के पड़ोसी उन्हें भाटिया परिवार के नाम से भी कहते थे। वहीं ये चंदावत परिवार पिछले 20 साल से बुराड़ी के संत नगर में 2 मंजिला मकान में रहते थे। वैसे ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से रहने वाले थे। इनका खुद का फैमिली बिजनेस था जिसके अंदर इनका राशन और प्लाईवुड का कारोबार था। अब हम बात कर लेते हैं अपने 11 मेंबर के बारे में जो इस केस स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है। सबसे जो बुजुर्ग में थी उनका नाम था नारायणी देवी, जो 75 साल की थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे जिनका नाम था ललित और भवनेश और बेटी का नाम था प्रतिभा। वही भवनेश की शादी सविता से होती है और ललित की टीना से। भवनेश के 3 बच्चे थे, ललित का 1 बेटा था और जो प्रतिभा जो उसकी सिस्टर थी उसकी 1 बेटी थी। वहीं भवनेश के जो 3 बच्चे थे उनका नाम था मेनका, नीतू, ध्रुव। ललित का जो बेटा था उसका नाम था शिवम और जो प्रतिभा की बेटी थी उसका नाम था प्रियंका। अभी हमने बात करा 11 मेंबर के बारे में, जहां नारायणी देवी का जो बेटा है ललित, उसी पर ये पूरी कहानी घूमती है। आखिर क्यों इसके पीछे जो पूरा केस स्टडी में जो गुनाहगार है वो ललित है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ललित के बारे में। यहाँ पुलिस को बताया गया कि जो ललित थे वो शादरा के एक प्लाईवुड शॉप में काम करते थे। जब वो शाम को पेमेंट लेके अपने घर जा रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने उन पर अटैक किया और उनकी गर्दन दबा दी, जिससे उनके गले का आवाज चले गया। वहीं उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर का कहना था कि गर्दन की नस इतनी कमजोर हो चुकी है जिसके वजह से उनकी आवाज चली गई है। साथ ही साथ उनका पूजा पाठ में रुझान भी बढ़ने लगा। उनकी आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई थी। ललित की यह स्थिति करीब 6 महीने तक ऐसी ही चलती है। वहीं 2007 में उनके पिताजी भोपाल दास की नेचुरल कॉज से डेथ हो जाती है। उसके बाद ललित की आवाज आ तो जाती है लेकिन उसके टोन में नहीं, उसके पिताजी के टोन में। वहीं पिताजी की मौत के बाद ललित इंट्रोवर्ट हो गया, अपने आप में रहने लगा और उसे ये महसूस होता था कि उसके जो पिताजी है उसके शरीर में आते हैं और उससे बात करते हैं और उसे ये बताते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जी सके। ये बात ललित ने अपने परिवार वालों को भी बताया कि उसके जो पिताजी है उसके शरीर पे आते हैं और उन्हें एक राह बताते हैं किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीनी चाहिए। वहीं पिताजी की मौत के बाद ललित जब अपने पिता के टोन में बात करने लगा, वहां से 13वीं की जब रस्म हुई तो 13वीं की रस्म के बाद ललित अपने टोन में बात करने लगा। वहीं ये सब देख के भाटिया परिवार के लिए ये सब चमत्कार से कम नहीं था और दूसरी तरफ ललित का जो विश्वास था पूजा पाठ में और बढ़ता गया और वो पूजा पाठ की तरफ शिफ्ट होता गया। वहीं पिताजी की मौत के बाद ललित डायरी लिखने लग गया जिसमें वो अलग अलग क्रिया का उल्लेख करता है कि कैसे वो एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके और उसका एक परिवार अच्छा जीवन प्राप्त कर सके, जो कि उसके अनुसार उसके पिताजी उसके शरीर में आते थे और बताते थे और वो चीजें लिखवाते थे। वहीं पुलिस की जांच के दौरान फर्स्ट फ्लोर में रेड कलर का रजिस्टर मिलता है जिसमें धार्मिक किस्म की बातें लिखी गई थी और कुछ फोटो थी। जब उस रजिस्टर को क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच में भेजा गया तो पता चलता है कि उसमें किसी भी तंत्र विद्या या तांत्रिक का उल्लेख नहीं है।
जिससे साफ साफ क्लियर होता था कि जो ललित है किसी भी बाहर किसी भी तांत्रिक के साथ नहीं जुड़ा है। जो भी सारी चीजें चल रही थी ये आपस में ही चल रही थी और ये आपस में ही चीजें उन्होंने बनाई थी। जहां ये जांच पड़ताल चल रही थी वहां पे सबसे पहला शक गया था सुमित पे। लेकिन कौन है सुमित? सुमित जो है वो प्रतिभा की जो बेटी है प्रियंका उसका मंगेतर था। लेकिन जब सुमित से जांच पड़ताल हुई तो सुमित ने बताया कि जो प्रियंका थी वो एक नॉर्मल लड़की थी जो पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन उसका दूर दूर तक किसी बाबा, किसी तंत्र विद्या और किसी अंधविश्वास से कोई भी नाता नहीं था। यहां तक कि सगाई के दौरान भी कुछ भी ऐसा अटपटा नहीं लगा जिससे उसे लग शक हो कि ये कहीं ना कहीं तंत्र विद्या या किसी अनजानी चीजों से जुड़ी हुई है। इसके पीछे ललित इसलिए जिम्मेदार था क्योंकि उसे ये लगता था कि उसके पिताजी उसके शरीर में आते हैं और वो सारी चीजें लिखवाते हैं। वो पिछले जो 2007 से डायरी लिखते आ रहा था, पिछले 11 साल से, उसके अंदर अगर हम समझे तो वो जो डायरी लिख रहा था वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिख के वो इस तरीके से लिख रहा था जैसे कि उसके पिताजी ने उसको सारी चीजें बताई है और वो पिताजी की चीजों में लिख रहा था। जैसे कि सपोज उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ये चीजें रख लो, ये सारी चीजें आप सामग्री मंगवा लो और इस तरीके से हम करेंगे। और वो उस डायरी को पढ़ के साफ साफ क्लियर होता था कि ललित ने नहीं लिखी है, ललित को किसी और ने लिखवाई है और ललित को किसी और ने बताया है कि इस तरीके से तुम्हें चीजें करनी है। और उसकी ये मानसिक स्थिति जो पिछले 2007 से स्टार्ट हुआ था, मतलब पिछले 11 साल से, वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब होती गई और कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी 11 मेंबर थे उनको मारने की वजह बनी। वहीं उसके घर वाले उसके बिहेवियर को देख के, जिसमें वो अपने पिताजी के टोन में कभी कभी बात करता था, अपने पिताजी की तरह चलता था, अपने पिताजी की तरह एक्ट करता था, जिससे उसके घर वाले कहीं ना कहीं मानने लगे कि ये जो सारा चीज है वो सच बोल रहा है और सच में ललित के अंदर उसके पिताजी की आत्मा आती है। धीरे धीरे जो उनके परिवार वाले थे उनका आत्मविश्वास उसके तरफ बढ़ता गया और इतना मजबूत होता गया कि जैसे जैसे ललित बताता गया कि ये चीजें हमें करना है और ये सामग्री चीजें करनी है, उसके घर वाले सेम टू सेम वो क्रिया करने लगे। 2018 में जब ललित ने कहा इस क्रिया करने के बाद पिताजी आएंगे, जब धरती फटेगी और आसमान गरजेगा, ललित ने 11 स्टूल मंगवाया, सबके हाथ बांधे और सबके आंखों में पट्टी भी बांधा और सबको एक साथ स्टूल में खड़ा कर दिया और ये कहा कि इस क्रिया के बाद पिताजी आएंगे। लेकिन उनके परिवार वालों को ये नहीं पता था कि इसके बाद पिताजी आएंगे नहीं, वो पिताजी के पास जाएंगे, मतलब वो मरने वाले थे। जहां उसके घर वाले ललित की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करके उसको बढ़ावा देते गए और उसकी बात मान ली और इस तरीके से बात मानी कि उन्हें उस फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। जिससे हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं। उस टाइम पे उन बाकी 10 में से कोई भी एक मेंबर अगर ये सवाल करता कि इस पोजीशन में हम खड़े हैं कि अगर स्टूल खिसका तो हम वैसे भी मर जाएंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी सवाल नहीं करा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, लेकिन उन्होंने उस क्रिया को अंजाम दिया। आखिर क्यों? किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको लगता था कि जब धरती फटेगी, आसमान गरजेगा तो उनके पिताजी आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।